नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो आजकल शेयर बाज़ार में बड़ी उथल-पुथल है, बड़ी जो तेज़ी चल रही है और वो कहते हैं कि तेज़ी अब और आगे बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि भई कुछ दिनों में फिर उल्टा हो जाएगा, बाज़ार गिर जाएगा। तो बाज़ार आगे जाएगा या पीछे चला जाएगा, ये सब बातों को समझने के लिए कुछ मुख्य शेयर हैं और कुछ क्षेत्र हैं, उनको समझने के लिए हम बात करते हैं हमारे मित्र और जाने-माने जो वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी से। तो शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। तो क्या हो रहा है इतना मतलब धन जो है वो जो भारतीय छोटे निवेशक हैं उनका आ रहा है या एफआईआई भी अब शुरू हो गए हैं। तो ये सब किस तरह की परिस्थिति रहेगी? कम से कम इस सप्ताह में क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा? तो आप क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं? शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25। माधव जी, लोग प्रश्न करते हैं कि मार्केट जी। गिर क्यों नहीं रहे? हाँ, तो हाँ। जब मार्केट में खरीदारी चलेगी तो गिरेगी कैसे? गिरने के लिए तो मार्केट में बिकवाली आनी चाहिए ना। मैं जी। आपको एक सीधा सरलीकरण करके बता रहा हूँ। तो हुँ, जब हुँ। बिकवाली आएगी नहीं तो मार्केट जी, सही बात है कि जब बिकवाली नहीं होगी तो मार्केट गिरेगा क्यों? हाँ, ये बात बिल्कुल सही मैं है। एक सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। जी। गिरने किसी के बोलने से ना गिरेगा, ना किसी के बोलने से बढ़ेगा। हुँ, खरीदारी होगी तो बढ़ेगा, बिकवाली होगी तो गिरेगा। हुँ, हुँ। तो शुक्रवार को जो मार्केट ने नई हाई बनाई और करीब 400 अंकों की निफ्टी में तेजी रही थी, जी। उस दिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सभी संभागों में मिला के हुँ, नगद और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर हुँ। 49,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे एक दिन में। जी। तो जब इस तरह की खरीदारी रहेगी तो मार्केट कैसे गिरेगा? अब खरीदने के कारण क्या रहे? हुँ। तो अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी तो वहां तो एक छोटी सी ब्याज दरों में कमी की बात आते ही अरबों डॉलर का निवेश डेट फंड से इक्विटी फंड की ओर चला आता है। जी, जी। तो ऐसा ही हुआ। अब जब वहां पे 50 पॉइंट की जब वहां पे ब्याज की दरें कम की गई और साथ में एक पावेल ने कहा कि अगले 1 या 2 वर्षों में 2% और कम कर देंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो डेट मार्केट से बहुत सारा फंड इक्विटी मार्केट में आएगा। हुँ, हुँ। इक्विटी मार्केट में फंड आता है तो वहां तो वैश्वीकरण का निवेश चलता है। तो वो तो भारत समेत अनेक राष्ट्रों में देखेंगे कि कहाँ अच्छी संभावना है, वहां धन लगाएंगे। इसलिए भारत चूंकि आर्थिक रूप से एक अच्छी स्थिति में है, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, घरेलू निवेशक शक्तिशाली हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जी, मैन्युफैक्चरिंग में कहा जा रहा है कि भारत चीन और अमेरिका को टक्कर देने की ओर बढ़ रहा है। जी। 2030-31 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कही जा रही है। तो अगर ये सब कुछ होगा तो शेयर मार्केट में तेजी बनी रहेगी, कंपनियों के लाभ बढ़ेंगे। तो भारत तो एक सबसे आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। एक बार जब ब्याज की दरें कम होने से जो धन ब्याज की प्रतिभूतियों में लगा है या ब्याज मार्केट में लगा है, वो शेयर मार्केट में आएगा और इसी कारण से तेजी बनी हुई है। हाँ, होता क्या है कि तेजी आती तो सभी को अधिकार रहता कि अपने अनुसार उस पे प्रतिक्रिया दें। तो कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार 2008 में जब ब्याज की दरें घटनी शुरू हुई थी तो मार्केट काफ़ी गिर गए थे। इस बार भी ऐसा होगा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पिछली बार ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा होगा, ये तो कोई कारण नहीं है। पिछली बार की स्थिति दूसरी थी। वहाँ पे अर्थव्यवस्था संकट में थी। अभी स्थिति दूसरी है, अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी है, अमेरिका की भी अच्छी है। साथ में अ, विभिन्न क्षेत्रों का नया विकास हुआ है। तो ब्याज की दरें कम होने पे
2008 की तरफ मंदी आ जाएगी ये बात जमी नहीं। लेकिन क्योंकि मंदी खेल के भी धन कमाने वाले बहुत लोग होते हैं जिन्हें मंदड़िया कहते हैं, जी। वो शॉर्ट सेल करके धन कमाते हैं। तो उन्होंने बेचा, लेकिन उनको लेने के देने पड़ गए। वहां से मार्केट 500 अंक अभी ऊपर है, और आज भी जो अभी गिफ्ट निफ्टी में काम हो रहा है वो ऊंचे भाव पे हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट में एक बार 26,100 से 26,300 का स्तर बनेगा। जी। हालांकि स्तरों पे मार्केट महंगा है, लेकिन अगर शॉर्ट सेलर फंसेंगे तो फिर मार्केट में कोई भी जो चाल आती है वो बड़ी तीव्र होती है, और वो कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए मूल्यांकन को दरकिनार कर नए स्तरों की ओर बढ़ती है। तो अभी मार्केट में यही हो रहा है माधव जी। जी शशांक भाई, तो एक इस बात को जो है ना, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं कि अमेरिका की रेट में ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो फिर जो वहाँ के निवेशकों का धन है वो डेट में चला जाता है, बॉन्ड में चला जाता है, और अगर वो रेट कट हो जाता है तो बॉन्ड से इक्विटी में आ जाता है। तो ये क्या परिस्थिति है, इसको जरा आप सरलता से समझाएं। अमेरिका में जब ब्याज की दरें 5.5% के आसपास हो गई थी, जी। तो जो डेट के इंस्ट्रूमेंट थे उनमें इतना ब्याज मिल रहा था। जी। तो ऐसी परिस्थिति में जिनको कोई मार्केट में रिस्क नहीं लेना रहता है, वैसे हम्म। लोग डेट की प्रतिभूतियों में धन लगा देते हैं कि चलो हम्म। अपने को 5.5% तो आएगा। हम्म। लेकिन जब वो ब्याज की दरें कम होने लगती हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं, इक्विटी में लगाएंगे तो यहाँ अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा। तो हम्म। इन दोनों अवधारणाओं के कारण डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट का स्थानांतरण होते रहता है। लेकिन हम्म। अभी एक तो 50 पॉइंट की एक कमी की गई, और साथ में ये भी कहा गया कि 2% और कम कर देंगे। तो इसके बाद लोगों को लगता है कि जितना अच्छा हम इक्विटी में धन लगा दें, तो इसलिए ये धन का प्रवाह इधर हो रहा है। और ये गति अभी और तीव्र होगी आने वाले दिनों में। बहुत बड़ी राशि बड़े बड़े निवेशकों, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट जो कि शेयर बाजार के सबसे पक्षधर माने जाते थे, वहाँ के निवेश को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है, वो भी अभी काफी शेयर बेच के नकदी लेके बैठे थे। तो एक बार जब उनको लगेगा कि अर्थव्यवस्था में गति बढ़ रही है, नए नए निवेशक आ रहे हैं, तो वो भी अपना निवेश शेयर बाजार मार्केट में करना प्रारंभ करेंगे। तो इन सब के आधार पे मुझे तो लगता है कि मार्केट में आर्थिक आधार पे तो कोई मंदी आना नहीं है। हाँ, कोई अप्रत्याशित राजनीतिक कारण हो जाए भारत में, या कोई युद्ध की बड़ी विकट स्थिति बन जाए, तब कुछ मंदी की संभावनाएं बन सकती है, नहीं तो मार्केट में तेजी ही रहेगी। हाँ, बीच बीच में इन स्तरों पे 200-300-400 निफ्टी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो 26,000 निफ्टी में अगर 2% भी नीचे हो तो 500 पॉइंट होते हैं। माधव जी, आपने अभी देखा भी होगा कि भारत में भी 500-500 अंकों के चाल आने लगी है। अमेरिका जी। में भी 500-500 अंक ऊपर नीचे होने लगे। तो जी। ये थोड़े दिनों में एक सामान्य बात हो जाएगी। लेकिन धन का प्रवाह तो शेयर मार्केट में आने वाले दिन में काफी बढ़ने वाला है माधव जी। तो अमेरिका की तरफ से तो ये सब शुभ सूचनाएं है, और वहाँ भी जैसा आप बता रहे हैं कि 500-500, 300-300 पॉइंट की बढ़ोतरी लगातार चल रही है, वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, चारों तरफ हरियाली हो रही है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जैसे भारत की तो एक स्वीट स्पॉट पे भारत एक विशिष्ट परिस्थिति में है, जिसके बहुत सारे भौगोलिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं। लेकिन जैसे चीन की तरफ से खबर आ रही है कि वहाँ पे काफ़ी समस्याएँ अब जो गहरा रही हैं, बहुत पहले की लंबी-लंबी समस्याएँ हैं, जिनको छुपा के रखा गया, जो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी वहाँ के मार्केट में।
लेकिन अब वो चाहे वहाँ का रियल एस्टेट हो या चाहे वहाँ पे मोटर कारों की सेल हो, और मुख्य कारण तो शायद ये रहा है कि कोविड के समय में पूरी दुनिया ने जो एक चीन का एक रूप देखा, उससे वो सभी लोग जो है वो परेशान हुए। अब वो चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए चीन को एक दुनिया की विश्व की फैक्ट्री बना दिया था। तो अब वो दूसरे विकल्प ढूँढ रहे हैं और उन विकल्पों में भारत सामने खड़ा है। तो इस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं शशांक भाई? चीन तो एक अंधेरे का राष्ट्र रहा ही है। सूचनाओं की बात हो या शासन पद्धति की बात हो, वहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं या जो बातें कही जा रही है वो कितनी सत्य है, ये कहना बहुत कठिन होता है। जी। तो चीन का संकट भारत का अवसर है। भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्यायालय है, पारदर्शी सूचना तंत्र है। तो किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए जो भारत में निवेश करना चाहता है, उसके लिए भारत एक आकर्षक स्थल है। जी। अच्छा मार्केट है, वृद्धि अच्छी हो रही, ये सब बातें अपने स्थान पे हैं। लेकिन यहाँ पे अन्य जो बातें मैंने अभी की, वो सब भी भारत को एक प्रीमियम देती हैं। तो भारत में तो जो वर्तमान सरकार है वो भी बहुत प्रयास कर रही है कि विनिर्माण क्षेत्र में अच्छी गतिविधियां हो। पीएलआई स्कीम उन्होंने कई उद्योगों के साथ लागू की है, जिसका बड़ा अच्छा प्रभाव देखा गया है। एक उदाहरण मोबाइल इंडस्ट्री है, रक्षा में अच्छा काम हो रहा है, अभी टेक्सटाइल में भी पीएलआई की बात आ रही है। तो इन सब बातों को लेके भारत में जो औद्योगिक वातावरण है या जो व्यापार का आकार है, वो काफी अच्छा होता जा रहा। तो इससे भारत में चीन से बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रियां आनी प्रारंभ हो गई हैं और ये क्रम बना रहेगा। तो भारत के लिए तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है माधव जी। और जब उद्योग धंधे आएंगे तो उससे विकास होगा, धन का प्रवाह होगा और ये सब शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। एक बात भारत में विशिष्ट और हुई है, जी। भारत में लघु निवेशक बड़ी संख्या में आ गए। 40 लाख डीमेट अकाउंट प्रति माह पिछले कई माह से खुल रहे हैं। और ये जो छोटे निवेशक होते हैं ना, छोटी छोटी पूंजी से प्रारंभ करते हैं। जी। तो पहले क्या मार्केट में था कि जो शेयर थे या शेयर मार्केट के जो निवेशक थे वो मुट्ठी भर थे। अगर उनके मन में कोई घबराहट आ गई तो मार्केट धराशायी हो जाता था। जी। जी। उनके लिए कोई प्रसन्नता का कारण बन गया तो मार्केट बहुत तेज हो जाता था। अब तेज तो होता है लेकिन घबराहट नहीं होती, क्योंकि जब आपका मान लो लाख रुपए आपका मार्केट में लगा है, तो 10-15 हजार रुपया मैं 10-15% कम होने की बात कर रहा है, यानी 10-15 हजार रुपया कम भी हो जाए तो आपको उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन आपका 100 करोड़ लगा है और अगर वो 10% कम हो तो आपको लगता है 10 करोड़ कम हो गए। तो अभी जो ये खुदरा निवेशक आए हैं ना, इन्होंने छोटे छोटे पैसे लगा के मार्केट का आधार बहुत शक्तिशाली बना दिया है और ये घबराते नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि जितनी भी नकारात्मक बातें आई हैं, सबको आत्मसात करके मार्केट ऊपर बढ़ा है। माधव जी। जी, अब बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। एक और बात समझाइए, जो कि मेरे ख्याल में सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये पीएलआई स्कीम से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, इससे जैसे रक्षा रक्षा क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ हुआ है। तो उसमें मोटा-मोटी तो बात ये है, जैसा कि अगर आम तौर पे समझा जाए कि आप प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाइए, आप देश में कॉम्पिटिशन कीजिए, इम्पोर्ट कम कीजिए या फिर एक्सपोर्ट कीजिए, तो उसके आधार पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप रोज़गार बढ़ाइए, कुछ इसी तरह की बात है शशांक भाई? हाँ, मूलतः तो यही है। जी। उद्योग यहाँ पे निर्माण को कैसे प्रोत्साहन मिले, उसको लेके सारी योजनाएं बनाई गई। विभिन्न उद्योगों के लिए पृथक पृथक प्रकार की योजनाएं हैं। हुँ, हुँ। हाँ, मैं ये जो लघु निवेशकों की बात कर रहा था, इसको आप डीमैट अकाउंट से तो देख ही सकते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी आप देखिए।
जी। छोटे छोटे धन लगा के एसआईपी से एक बड़ा आधार तैयार किया जा रहा है, तैयार हो रहा है। तो ये सब मार्केट को गिरने देते नहीं। तो ये जो मार्केट में एक आश्चर्य चलता है ना कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा, तो हम्म। उसके पीछे यही कारण है माधव जी। और आने वाले दिन में इसका बड़ा विस्तार होगा, क्योंकि शेयर मार्केट के प्रति एक विश्वास का भाव सृजित हो गया है। तो उस पे लोग अब विश्वास करने लगे हैं। तो ये विश्वास भारतीय शेयर मार्केट को और भी शक्तिशाली बनाएगा माधव जी। तो जैसा मुझे याद आ रहा है, आप शायद उसको अच्छी तरह से आपको ध्यान होगा कि शायद 14 या 15 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं, डीमैट अकाउंट हो चुके हैं देश में। 17 इसमें करोड़ हो गए थे 17 करोड़। पिछले महीने। तो 17 करोड़ हो गए, तो हम 150 करोड़ मान लें और 1-2 करोड़ को छोड़ दें मान लीजिए, तो 10% जो मतलब जो जनसंख्या है, वो किसी न किसी तरह से देश की वित्तीय व्यवस्था है, उससे डीमैट अकाउंट से जुड़ गई है। जबकि जो विदेशों में अमेरिका है और यूरोप के कई देशों में ये उनकी जनसंख्या के हिसाब से वो 40 मतलब 30, 40, 50% तक भी है। यानी कि कितना लंबा एक मार्ग अभी तय करना बाकी पड़ा है। यानी कि वो अगर ये 17 करोड़ 30 करोड़ हो जाएँगे, तो क्या परिस्थिति हो जाएगी? तो आप इसको समझाएँ शशांक भाई। नहीं, डीमैट अकाउंट खुलने से तो धन आएगा, लेकिन जी, मार्केट का आकार तब बढ़ेगा जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। जी। तो अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने में तो कोई कठिनाई है नहीं, हुँ, क्योंकि जीडीपी जब अच्छी चल रही तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा ही। हुँ, तो डीमैट अकाउंट तो एक सहायक भूमिका में रहेंगे। जब कभी कोई अ, घबराहटपूर्ण बिकवाली आएगी, तो छोटे निवेशक उसको सँभाल लेंगे। उन्होंने सँभाला भी, आप पिछले कई अवसरों पे देख चुके हैं। तो हुँ, अर्थव्यवस्था का आकार जैसा मैं बता रहा हूँ बढ़ता जाएगा तो शेयर मार्केट नीचे नहीं होगा। पहले ये सब अवधारणाएँ थी नहीं हुँ, कि हुँ, अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट का कोई अनुपात होना चाहिए, जीडीपी और शेयर मार्केट का कोई अनुपात होना चाहिए। अब इन बातों को लोग समझने लगे हैं। कंपनी का मूल्यांकन किन आधारों पे तय होता है, पी रेशियो क्या होता है, कोई कंपनी किस भाव में अच्छी है, नहीं है, इसके लिए कब बहुत सारे अब साधन बन चुके हैं, जिसके आधार पे ये जाँचा जा सकता है कि कंपनी महँगी है, नहीं है। तो ये सब एक नई जागृति आ रही है, नया ज्ञान आ रहा है, उसके आधार पे लोग निवेश का निर्णय ले रहे हैं। अब 1 लाख रुपया में लोग कहते हैं कि एमआरएफ का शेयर महँगा नहीं है। तो उसके पीछे एक विश्लेषण है कि भई इसका इस भाव से मार्केट कैप क्या है? इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर लगेगी, इतना बड़ा मार्केट शेयर रहेगा, तो उसको खड़ा करने में कितने वर्षों का समय लगेगा? कितनी पूँजी लगेगी? उसके आधार पे अब कंपनियों का मूल्यांकन होने लगा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और हमारे यहाँ अभी भी निफ्टी की पी 24 है, यानी हम 24 गुना निफ्टी के शेयर के भाव पे ट्रेड हो रहे हैं। तो भारत की जो विशेषताएँ हैं उसके आधार पे हमें 10% का तो प्रीमियम मिलना चाहिए माधव जी। तो उस अच्छा। आधार पे अगर हम 2.4% घटा दें तो 22 21.6 की पीई पे अभी हम हैं। तो ये कोई बहुत अधिक पी नहीं मानी जाएगी। और अगर हम 15% की वृद्धि दर दिखाते रहेंगे, हुँ, हुँ। यानी 8% के आसपास अर्थव्यवस्था में वृद्धि और 5% 6 के आसपास का हमारा जी। हमारी मुद्रास्फीति, तो ये 13-14% हो जाते हैं। तो इतने से तो अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि होगी। तो उसको अगर हम और जोड़ लें, तो हमारी फॉरवर्ड अर्निंग में आप 15% और घटा दें, तो हम 15, 16, 17 की पीई पे आ जाते हैं। तो इस आधार पे ये मानना कि निफ्टी 26,000 हो गई तो बहुत अधिक हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, माधव जी। जी, आपने अच्छी तरह समझा। तो शशांक भाई, एक और बात आप समझाएँ जिसमें बहुत सारे लोग जानकारी लेने के बारे में सोचते रहते हैं। कि ये जो अभी तेजी का जो हरियाली फैली हुई है चारों तरफ, इसमें से अगर कोई दो जो है ना वो क्षेत्र सोचे, कोई एक निवेशक भी किस क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे डिफेंस में जाना चाहिए, या कि मुझे रियल्टी में जाना चाहिए, या फाइनेंशियल में जाना चाहिए, या कि बैंक में जाना चाहिए,
वगैरह वगैरह, या कि हेल्थ केयर में या कि मेडिसिन में, तो उसमें दो कौन से क्षेत्र आपको लगते हैं कि जो महत्वपूर्ण रहेंगे, और दो शेयर जो आप समझते हैं कि आने वाले जो है वो समय में एक बहुत ही अच्छा जो है वो निवेश रहेगा। और हम ये फिर बात दोहरा दें कि ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम आज की परिस्थितियों को उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसमें कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो जिन्हें भी निवेश करना हो वो निश्चय ही अपने जो है वो फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं, वित्तीय सलाहकार से बातचीत करके निर्णय लें। हाँ, तो शशांक भाई, 2 क्षेत्र विशेष और 2 शेयर, अगर आप ठीक समझते हैं तो उसे बता दिया जाए। एक तो पीएसयू बैंक फिर से आकर्षक हो गए, हुँ, हुँ। ऊपर से काफ़ी नीचे गिरे हैं। इनका पी रेशियो भी बहुत अच्छा हो गया है और व्यापार का इनका मॉडल भी अच्छा बन चुका है। तो जी, इस क्षेत्र के रूप में पीएसयू बैंक है और इनमें शेयर में आप कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जमा कर सकते हैं। दोनों शेयर अच्छे हैं और रियलिटी क्षेत्र में भी अब एक अच्छी तेज़ी फिर से आने की संभावना लग रही, जी। क्योंकि कभी किसी भी देश में समृद्धि आती तो आवास क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, जी, क्योंकि जी, हर व्यक्ति की प्राथमिकता घर होती है। जी, तो उस दृष्टिकोण से आवासीय क्षेत्र भी अच्छा कर सकते हैं। आवासीय क्षेत्र अच्छा करेंगे तो उसमें 2 अ, कंपनियों को लाभ हो सकता है। एक तो जो गृह निर्माण का कार्य करती हैं और एक जो वित्तीय ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो जी, उनमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऊपरी भाव से काफ़ी नीचे आ चुका है, जी, तो एक इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार पुनः बोलूँगा कि श्रीराम प्रॉपर्टी अच्छी कंपनी है, जो गृह निर्माण का कार्य करती है, वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। कारण ये है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ा काम करती है और श्रीराम ग्रुप की कंपनी है और उसके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि इसमें मेरा निवेश है श्रीराम प्रॉपर्टी में, जी, तो अ, थोड़ा-सा निवेश है, पर चूँकि कंपनी अच्छी लग रही है इसलिए मैंने बता दिया। तो जी, ये जी। दोनों कंपनी आप खरीद सकते हैं। क्षेत्र हो गए पीएसयू बैंक और गृह या आवास निर्माण, और कंपनियाँ हो गई कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी। एलआईसी हाउसिंग और श्रीराम प्रॉपर्टी। तो धन्यवाद शशांक भाई, आपने आजकल जो शेयर बाज़ार में जो हरियाली छाई हुई है और जिस तरह से निवेश बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डीमैट अकाउंट बन रहे हैं, जिस तरह से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान बनने जा रहा है। उसमें चाइना की कुछ समस्याएँ हैं, तो उसको भारत को कुछ जो बांग्लादेश में कुछ उथल-पुथल हुई है, वहाँ पे जो डिसरप्शन हुए हैं टेक्सटाइल क्षेत्र में और कई मुख्य रूप से, तो उससे भी भारत को इसमें फ़ायदा होने वाला है और कुल मिलाकर के स्वीट स्पॉट जो है ना, वो भारत माना जा रहा है। आज के समय में ये बड़े-बड़े जितने भी निवेश की जो सलाहकार संस्थाएँ हैं, उन्होंने बताया है, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने भी बताया है। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस हफ्ते में शेयर बाज़ार की क्या चाल रहने वाली है, किस तरह से इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं और जो देशी जो निवेशक हैं, जो छोटी पूँजी लेके आ रहे हैं और वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा वो उनका एक धन बन जाता है। तो पहले के जो 100 हज़ार हज़ार या 2000 करोड़पति जो थे, वो शेयर बाज़ार को चलाते थे, निर्धारित करते थे उसकी गति। तो अब वो गति जो है वो डेमोक्रेटाइज़, यानी है कि इसका भी प्रजातंत्रीकरण हो रहा है, ऐसा मान लें? बिल्कुल, अब मैं तो कई बार कहता हूँ कि धन का जितना वितरण शेयर मार्केट करता है, उतनी कोई धुर कम्युनिस्ट व्यवस्था भी नहीं करती। नहीं, खैर तो वो तो करती नहीं, वो तो हाँ, सभी को क्योंकि आप शेयर ये देते हैं। और इसमें ना वो वितरण में कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरे को जी, कोई भी कंपनी अच्छी लगती है, मैं उसका शेयर खरीद सकता हूँ। जी, मेरे को लगता है मुकेश अंबानी जी की कंपनी अच्छी कर रही है, मैं उसका शेयर खरीद लूँगा। मुझको रोका नहीं जा सकता कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते। तो धन वितरण का कार्य सबसे अधिक किसी ने किया है या भौतिक रूप से समृद्ध बनाने का कार्य किसी एक क्षेत्र विशेष ने किया है, तो वो
शेयर है। माधव जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने आज की परिस्थिति में इस हफ्ते की और आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में आपने चर्चा की और बहुत सारी चीज़ों को आपने समझाया। तो आपका धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे मतलब शेयर बाजार की और अन्य घटनाओं की चर्चा करने के लिए, उसको समझने समझाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो हमने बातचीत की जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी से, जो बता रहे थे कि भारत में जो है वो आने वाले समय में या इस सप्ताह के अंदर किस तरह की हरियाली छाई हुई है, उसके मुख्य कारण क्या है। और कुछ उन्होंने क्षेत्र भी बताया, जैसे डिफेंस का क्षेत्र बताया और हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस का क्षेत्र बताया, जिसमें कुछ शेयर के नाम उन्होंने लिए। और ये फिर हम दोहराना चाहते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये शेयर मार्केट की जो परिस्थिति है, जो अवस्था है, जो जो कि बाजार में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं एक सलाहकार के साथ में। तो आपको कोई अगर कोई निवेश करना है तो निश्चय ही अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही करें। तो हमें आशा है कि छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।